मूवी स्टार्ट होती है 1962 में, जब अमेरिका और सोवियत के बीच में हालात काफी खराब चल रहे होते हैं। अमेरिका में कई जगह ये र्यूमर फैला हुआ था कि सोवियत किसी भी टाइम अमेरिका पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जिससे डर के मारे लोगों ने अपने घरों में सीक्रेट बंकर बनाना शुरू कर दिए। तभी हमें कैल्विन नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपने बैकयार्ड में एक हाईटेक बंकर बनाता है, जिसमें उसकी सर्वाइवल की सारी चीजें मौजूद थी। एक दिन कैल्विन अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उसके सारी जान पहचान के लोग आए हुए थे। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी न्यूज में बताया जाता है कि अमेरिका जल्द ही सोवियत के अगेंस्ट एक सीक्रेट मिशन लॉन्च करने जा रहा है और इस दौरान पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पे रहेगा। ये सुनकर कैल्विन डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में वॉर शुरू होने वाली है। जिसके बाद वो जल्दी से पार्टी खत्म करता है और वहां आए लोगों को जल्दी से अपने घर भेजकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बंकर के अंदर चला जाता है। तभी हम आसमान में एक फाइटर प्लेन को उड़ता देखते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो सीधा जाकर कैल्विन के घर पे क्रैश होता है। इससे कैल्विन पूरी तरह से अश्योर हो जाता है कि जंग अब शुरू हो चुकी है। जिसके बाद वो जल्दी से बंकर का दरवाजा बंद कर देता है और अपनी वाइफ हेलेन से कहता है कि मैंने इस डोर को ठीक 35 साल के लिए लॉक कर दिया है और तब तक हमें इसी के अंदर रहना होगा। दरअसल कैल्विन का मानना था कि न्यूक्लियर अटैक के बाद उस जगह को रिकवर होने के लिए कम से कम 35 साल चाहिए होते हैं, तभी वो जगह दोबारा किसी इंसान के रहने लायक बन पाती है। वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटी और उनके पड़ोसियों को लगता है कि इस क्रैश में कैल्विन और उसकी वाइफ दोनों की ही मौत हो चुकी है। कई दिन बीत जाने के बाद कैल्विन अब बंकर में कंफर्टेबल हो चुका था, लेकिन हेलेन को अक्सर उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की याद आती। उसका वहां मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद हेलेन एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम एडम रखा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि 35 साल बाद जब दरवाजा खोलेगा तो उनका बेटा एडम अमेरिका को फिर से बसाएगा। जिसके बाद हम उस बंकर को देखते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। उसमें इतना स्टॉक होता है कि वो 35 सालों तक खत्म नहीं होने वाला था। कैल्विन ने वहाँ एक फिश टैंक के साथ साथ एक छोटा सा शॉपिंग मार्ट भी बनाया हुआ था। टाइम के साथ साथ अब एडम भी बड़ा हो रहा था और कैल्विन उसकी पढ़ाई शुरू करवाता है। वो उसे हर तरह की नॉलेज देना चाहता था ताकि वो फ्यूचर में एडम के काम आ सके। जिसके बाद हमें 1965 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कैल्विन के घर के मलबे को हटाकर वहाँ एक रेस्टोरेंट बना दिया जाता है। कट टू सीन 1975 में शिफ्ट होता है, जहाँ एडम अब बड़ा हो चुका था। एडम काफी समझदार और केयरिंग लड़का था। उसे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था। कैल्विन उसे रोज बॉक्सिंग करना सिखाता और वो हेलेन से डांस क्लासेस भी ले रहा होता है। हेलेन और कैल्विन दोनों एडम से बहुत प्यार करते थे। उसका जो भी खाने का मन करता हेलेन उसके लिए कुक कर देती और वो उसी बंकर में एडम के लिए टाइम टू टाइम पार्टी भी अरेंज किया करते थे। दरअसल एडम के माँ बाप उसे वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे जो उन्होंने अपनी टीनेज में एक्सपीरियंस करी होती हैं, ताकि एडम को कभी बोरिंग फील ना हो। इतनी छोटी उम्र में एडम कई भाषाएं बोल लेता था। उसे स्टॉक मार्केट की भी अच्छी खासी नॉलेज थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स उस पर बहुत प्राउड होते हैं। इसके बाद सीन 1995 में शिफ्ट होता है, जहां एडम अब 33 साल का हो चुका था और आज ये तीनों मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है, जहां आज पूरे 35 साल के बाद बंकर का दरवाजा खुलने वाला था और ये तीनों बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन कैल्विन डिसाइड करता है कि वो रात को अकेले ही बाहर जाकर बाहर के हालात का जायजा लेगा, क्योंकि वो पहले खुद श्योर होना चाहता था कि अब बाहर सब कुछ ठीक हो चुका है। बंकर के ऊपर जहाँ पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो जगह भिखारियों का अड्डा बन चुकी थी। रात को जब भिखारी ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहाँ अचानक से जमीन हिलने लगती है। उन्हें लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सा अर्थक्वेक है। तभी नीचे से कैल्विन एक सेफ्टी किट पहने ऊपर आता है। कैल्विन को अचानक इस तरह देखकर मेल्कन नाम का एक भिखारी तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैल्विन आसपास का एरिया चेक करता है, जहां अब सब कुछ बदल चुका था। बाहर सब कुछ बदला हुआ देखकर कैल्विन को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 35 साल एक बंकर में बैठे बैठे इस होप में वेस्ट कर दिए थे कि सब नॉर्मल होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करेगा। बाहर उसे लोगों का बिहेवियर भी काफी ज्यादा अग्रेसिव और अजीब लग रहा था। उसे लग रहा होता है कि ये लोग म्यूटेंट्स हैं जो अटैक में किसी तरह सरवाइव कर गए थे। इसी निराशा के साथ वो वापस बंकर में जाता है, जहां वो उन दोनों से कहता है कि बाहर म्यूटेंट्स ने पूरी अमेरिका पर कब्जा कर लिया है। बाहर रेडिएशंस की मात्रा अभी भी काफी ज्यादा है, इसलिए हमारा यहीं बंकर में रहना ही सेफ होगा। उसकी ये बातें सुनकर हेलेन चिढ़ जाती है और कहती है कि मैंने इस दिन का इतने सालों से वेट किया है। मैं खुला आसमान देखना चाहती हूँ। इस बंकर में घुट घुट के जीने से तो बेहतर है कि मैं बाहर जाके मर जाऊं। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सब सुनने के बाद अचानक से कैल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। अब कैल्विन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और साथ ही बंकर में खाने पीने का सामान भी खत्म होता जा रहा था। इसलिए हेलेन एडम को कैल्विन के लिए दवाई और खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। लेकिन जाने से पहले कैल्विन एडम को अपने कुछ रेयर बेसबॉल कार्ड्स देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें हमेशा अपने पास ही रखना। एडम आज पहली बार बाहर की दुनिया को देखने जा रहा था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड
एक्साइटेड था। जैसे ही एडम बंकर के बाहर निकलता है तो इस बार मैल्कन को लगता है कि एडम कोई एलियन है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फाइनली एडम बाहर आकर काफी खुश था और वो रास्ते में चलते हुए सभी लोगों को ग्रीट कर रहा होता है। एडम ने एक साथ इतने लोगों को आज पहली बार देखा था, इसलिए वो सबसे बात करना चाह रहा होता है। बाद में एडम एक बस पे बैठ जाता है और बस को इतनी स्पीड में चलता देख वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं बस में बैठे लोग उसकी वियर्ड हरकतें देखकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। इसके बाद एडम ग्रोसरी स्टोर पहुंचकर शॉपिंग करने लगता है। सारा सामान खरीदने के बाद बिलिंग करते टाइम उसे एक एम्प्लॉय बताता है, अगर आप चाहें तो हम इस सामान को आपके घर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। घर की बात सुनते ही अचानक एडम को रियलाइज होता है कि वो वापस घर जाने का रास्ता भूल चुका था। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे याद नहीं आता और अब उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिसके बाद वो अपने फादर के दिए हुए कार्ड्स को बेचने के लिए एक दुकान पर जाता है ताकि उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल सके। उसे देखकर शॉप ओनर समझ जाता है कि एडम को पैसों की सख्त जरूरत है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो उन कार्ड्स की बहुत कम कीमत लगाता है। ये सब होता देखकर वहाँ काम करने वाली एक लड़की ईव एडम को बताती है कि दरअसल ये कार्ड्स बहुत ज्यादा रेयर हैं। तुम्हारे पास मौजूद हर एक कार्ड की कीमत लाखों में है और ये इंसान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसकी बातें सुनकर एडम उसे इम्प्रेस हो जाता है और जैसे ही वो स्टोर के बाहर आती है तो वो उसे पास ही के किसी होटल में छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो ईव मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे 2 कार्ड्स देने की बात करता है तो वो मान जाती है और वो एडम को लेकर एक होटल में छोड़ देती है। इससे पहले कि एडम उससे कुछ कह पाता, ईव जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह ईव एडम को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो एडम को उसके दोनों कार्ड्स वापस कर देती है, क्योंकि उसे कार्ड लेने के बाद वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। जिसके बाद वो जाने लगती है तो एडम उससे कहता है कि आज से तुम मेरी सामान खरीदने में मदद किया करना और उसके बदले में मैं तुम्हें $1000 हफ्ते के दे दिया करूंगा। ईव मान जाती है, जिसके बाद एडम ट्रक भर के सामान खरीदता है, जिससे वो लोग कई महीनों तक अपना गुजारा करने वाले थे। वहाँ से जाने से पहले एडम ईव से कहता है कि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ कर रखे जो कि म्यूटेंट ना हो, ताकि एडम उससे शादी कर सके। और उसकी ये बात सुनकर ईव थोड़ी हैरान हो जाती है। खैर अगले सीन में एडम ईव के बेस्ट फ्रेंड ट्रॉय से मिलता है, जिसे एडम का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। ट्रॉय एडम से उसके होम टाउन के बारे में पूछता है तो एडम उसे झूठ कहता है कि वो अलास्का से है और वो अमेरिका किसी इंपॉर्टेंट काम से आ रखा है। इसके बाद एडम लाइफ में फर्स्ट टाइम स्केटिंग करता है और स्केटिंग करते करते वो अचानक एक बीच पर जा पहुंचता है, जहां वो पहली बार समुद्र के पानी में नहाता है और ऐसा करके उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। उस दिन वो बेसबॉल गेम को लाइव देखता है, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड था। दरअसल कैल्विन उसे बचपन से बेसबॉल के बारे में बताया करता था, इसलिए आज लाइव गेम और प्लेयर्स को देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। एक दिन वहाँ बारिश होने लगती है और जैसे ही बारिश उसके ऊपर पड़ती है तो उसे अच्छा लगता है। ईव उसे भीगने से मना करती है, लेकिन वो ईव से कहता है कि वो भी उसके साथ बारिश को फील करे, उसे अच्छा लगेगा। तभी अचानक वो ईव को जोर से हक कर लेता है, क्योंकि वो ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था और उसे रियल वर्ल्ड में आकर काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों एडम को एक क्लब लेकर जाते हैं ताकि वो अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सके। वहाँ एडम सोफी नाम की एक लड़की से बात करने लगता है, जिसे देखकर ईव एडम को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाकर कहती है कि इस लड़की से दूर रहो, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी लड़की आकर एडम को अप्रोच करती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। एडम उसके साथ डांस करने लगता है और ये दोनों इतना अच्छा डांस कर रहे होते हैं कि क्लब में मौजूद सभी लोग इनकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। उन्हें एक साथ देखकर ईव थोड़ा जेलस फील कर रही थी कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर एडम गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ईव चुपचाप वहां से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जब ट्रॉय भी घर पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि उसने एडम को सोफी के साथ जाते हुए देखा था। इससे ईव और ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी एडम भी घर आ जाता है। ईव उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम सोफी के साथ क्यों गए। एडम उसे पहले शांत करता है और कहता है कि मैं सोफी को मना करके आ रहा हूँ, दरअसल मुझे सोफी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईव काफी खुश होती है और वो खुशी के मारे उसे किस कर लेती है। इसके बाद एडम उसे सब सच बता देता है कि किस तरह वो 35 साल तक एक बंकर में रह चुका है। इससे पहले वो यहाँ राशन के लिए आया था और इस बार वो शादी के लिए एक लड़की ढूंढने आया है। साथ ही वो ईव को भी अपने साथ बंकर में चलने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर ईव को लगता है कि एडम अभी भी नशे में है और इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगले दिन जब एडम ड्राइविंग सीख रहा होता है तो अचानक उसे बंकर की लोकेशन याद आ जाती है, जिसके बाद वो इस बारे में ईव को बताने उसके घर जाता है, जहाँ साइकेट्रिस्ट उसका वेट कर रही होती है, जिसे ईव ने उसकी इलाज के लिए बुलाया था। ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। एडम के होटल रूम की चाबी ईव के पास थी। इसके बाद वो वहाँ जाकर देखती है कि एडम के पास कुछ ऐसी चीजें थी जो कि 60s के टाइम की होती हैं। वहाँ से एक जगह एडम के फादर के नाम पे कुछ स्टॉक्स दिखते हैं जिनकी कीमत अब करोड़ों में थी। ये सब देखकर ईव समझ जाती है कि एडम पागल नहीं था, वो बिल्कुल सच कह रहा था। दूसरी ओर एडम वापस घर आ जाता है और इतने दिनों बाद उसे सही सलामत देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। उनसे मिलकर वो उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, उसने वहाँ हर उस
चीज को एक्सपीरियंस किया जो उसके पेरेंट्स उसे बताया करते थे। उसके बाद हम मेल्कन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि ट्रक से सामान उतारने में उनकी हेल्प करते हैं। वहीं अब ईव और ट्रॉय मिलकर एडम को ढूंढ रहे होते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। तभी एक रात अचानक उन्हें एडम एक स्टोर के बाहर दिखता है। ईव गाड़ी रोक कर उसे आवाज लगाती है और उसे देख कर एडम उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो ईव को अपने पेरेंट्स से मिलाने लेकर जाता है और वो दोनों ईव को देखकर काफी खुश होते हैं। अगली सीन में हम एडम और ईव को एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ केल्विन के खरीदे हुए स्टॉक्स को बेचकर उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। जिसके बाद एडम उन पैसों से अपने लिए घर बनवाता है जो कि दिखने में उसके पहले घर जैसा ही था। कुछ महीनों के बाद वो अपने पेरेंट्स को लेकर उस नए घर में आता है जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। हेलन और केल्विन दोनों ही अपने बेटे एडम पर इस बात को लेकर प्राउड फील कर रहे थे कि वो उन दोनों की खुशी के लिए कितना कुछ कर रहा है। अगली सीन में हम ईव और हेलन को एक साथ खाना बनाते हुए देखते हैं और वहीं दूसरी ओर एडम केल्विन को बताता है कि असल में अमेरिका पर कभी अटैक हुआ ही नहीं था। दरअसल उस दिन हमारे घर पे बॉम्ब नहीं बल्कि गलती से एक प्लेन क्रैश हुआ था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अब सोवियत नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन केल्विन को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और वो उसकी बात को एक मजाक समझकर हंसने लगता है। इसके बाद हम लास्ट सीन में केल्विन को देखते हैं जो कि उस घर में एक नया बंकर बनाने की तैयारी कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।